हेलो, मैं पंकज मालविया स्वागत करता हूं आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली पाठशाला पर, जहां पर हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने अपने अध्याय नंबर 5 जिसका नाम था जैव प्रक्रम को कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद का अध्याय है जिसका नाम है लेसन नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन? सबसे पहले इस शब्द को देखो जिसका नाम है नियंत्रण। अब आप देखोगे कि अपने स्वयं पर नियंत्रण है या नहीं है। हमारा अपने स्वयं पर नियंत्रण है। मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ ऊपर जाए तो ऊपर जाएगा, मैं चाहता हूं कि लिखूं तो लिखेगा। अब मैं कोई साइकिल लेके जाऊंगा और साइकिल को चलाऊंगा तो वो साइकिल जिस दिशा में मुझको लेके जानी है, जितनी दूरी तक लेके जानी है, जिस तरह से उसको चलाना है, मैं उसको चला सकता हूं। लेकिन वही साइकिल आप किसी शराबी व्यक्ति को दे दो जो पूरा शराब पिए हुए टुल हुआ है, उसको दे दो आप, तो वो जाएगा पूर्व की तरफ लेकिन गिर जाएगा पश्चिम में सीधा। मतलब उसका अपने स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। वो चलते चलते भी क्या हो गया, लड़खड़ाएगा। वो किस कारण होता है कि उसका अपने स्वयं से नियंत्रण हट गया है। और ये किस कारण से होता है कि अधिक शराब पीने से जो उसका नर्वस सिस्टम था, उसका मस्तिष्क था, तंत्रिका तंत्र, उसने काम करना अपना बंद कर दिया है या वो बौखला गया है। इसी वजह से क्या हुआ है कि उसका नियंत्रण खुद पे नहीं रहा। अब दूसरा है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना। क्या बिठाना? तालमेल बिठाना। अब जैसे कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इस हाथ को ऊपर उठाऊं, तो मेरे मस्तिष्क ने क्या किया, अपने सिग्नल भेजा किसको? हाथ को। और मस्तिष्क और हाथ के बीच में क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन हुआ। तभी ये हाथ मस्तिष्क के कहे अनुसार हाथ ने काम करना स्टार्ट किया। अगर इस मस्तिष्क और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन बंद हो जाए तो क्या होगा कि ये हाथ काम करना बंद कर देगा। जैसे कि आपने लकवाग्रस्त लोगों को देखा होगा, वो क्या करते हैं कि उनका मस्तिष्क काम कर रहा है, उनका मस्तिष्क सिग्नल दे रहा है कि हाथ ऊपर की तरफ उठे, लेकिन जो हाथ की पेशियां है वो उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। उसी के कारण क्या होता है कि वो अपना काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या जरूरी है कि अब एक तो नियंत्रण बॉडी पे और एक सभी अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना जरूरी है। और इसी अध्याय में हम नियंत्रण और समन्वय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो इस अध्याय है इसमें हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? सबसे पहला है उद्दीपन क्या होता है, और उद्दीपन को देख के हम क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। वो अनुक्रिया क्या होती है और इसके प्रकार। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। उसके बाद हमको पढ़ना है मस्तिष्क। उसके बाद अपना जो तंत्रिका कोशिका है उसका कार्य। उसके बाद है पादप व जंतु हार्मोन्स। मुख्यतः ये जो बड़े बड़े बिंदु है इनके बारे में इस अध्याय में हमको पढ़ना है। अब जो नियंत्रण और समन्वय स्थापित करना है हमारे बॉडी में, ये करेगा कौन? तो इसके लिए हमारे शरीर में एक होता है, दो चीजें आपस में मिलती है। एक तो होता है अपना तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। ये सामान्यतः हार्मोन्स के द्वारा हमारा शरीर नियंत्रित रहता है। तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में कक्षा 9 में डिटेल से अध्ययन किया जा चुका है। तो इस अध्याय में मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्दीपन के बारे में और अनुक्रिया के बारे में। क्या होता है उद्दीपन? तो इस संसार में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो हमको क्या करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी को देख रहे हैं, अब देखना है तो ये प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, हमने क्या किया, उसको देखा, तो प्रकाश क्या है, एक उद्दीपक की तरह काम करेगा। अब जैसे आग जल रही है, आग के ऊपर मैंने हाथ रखा और हाथ रखते ही मैंने क्या किया, उससे अपना हाथ हटा लिया, तो मैंने कार्य किसकी वजह से किया, उस आग की वजह से किया। तो कार्य करने के लिए प्रेरित किसने किया, उद्दीपन ने। और फिर जो मैंने काम किया वो क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप चूहा है, क्या है चूहा, चूहे को देखते ही बिल्ली क्या करने लगेगी, दौड़ने लगेगी और उसको खाने के लिए भागेगी। तो चूहा क्या हो गया, उद्दीपक, और उस बिल्ली ने उसकी तरफ भागने के लिए जो क्रिया की वो क्या हो गई, अनुक्रिया
हो गई। तो सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ही अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में जो जो परिवर्तन हो गए उनके अनुसार अनुक्रिया करेंगे। उद्दीपन क्या होता है? अब पर्यावरण में बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करें? अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। अब हम किन किन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उष्मा है, ठंडी है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है, इन सब के प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और ये अनुक्रिया हम किसके माध्यम से करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। अब जो अपन अनुक्रिया करते हैं वो भिन्न भिन्न जो जंतु और पौधे होते हैं उन सब के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया कि प्रकाश आया, प्रकाश की वजह से हम क्या करने लगे? देखने लगे। लेकिन जो उल्लू होता है वो कैसे? रात में देखता है, उसको प्रकाश के बिना भी दिखाई देता है। तो उसके लिए उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पौधे जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये उद्दीपन क्या होगा कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप सजीव जो अनुक्रिया करते हैं वही क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। फिर उसके प्रति जो क्रिया करेंगे उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रिया बोलते हैं। अब जो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य है वो मुख्यतः किसके? दो तंत्रों के द्वारा होता है। पहला अपन ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब जो अनुक्रियाएं होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है ऐच्छिक, दूसरी है अनैच्छिक और तीसरी है प्रतिवर्ती क्रिया। और यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या होती है? जो अपनी इच्छा पर निर्भर करे। जैसे कि मैं चाहूं कि मैं ये पेन को उठाऊं, मैं चाहूं कि मैं अब यहाँ से चल के वहां पर जाऊं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर करे वो क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया। और ये जो ऐच्छिक क्रिया होती है वो अपने मस्तिष्क के जो आगे वाले भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये भी क्या है? ऐच्छिक क्रिया। जो मैं चाहता हूं वही बोल पाता हूं। और लिखना, ये सारे क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। और देख दूसरी है अनैच्छिक क्रिया, जो अपनी जो इच्छा पर निर्भर नहीं करे, अपने बिना सोचे समझे वो अपने काम करती जा रही है। जैसे कि देखो हम क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। कभी आपने सोचा कि हम क्या करें? अभी सांस लेता हूं, थोड़ी देर काम करता हूं, उसके बाद वापस सांस लेता हूं। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सांस अपने आप ली जा रही है। अब जैसा अपना हृदय धड़क रहा है तो इसको किसने बोला कि भाई तू इतनी देर धड़क, उसके बाद रुक जाना वगैरह, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो ये अपने आप लगातार धड़कता रहता है। तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो ये जो अनैच्छिक क्रिया है वो किसके माध्यम से? हमारे जो पश्च मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये मस्तिष्क के जो भाग है हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए श्वसन, दिल का धड़कना, ये सारे क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं है। अब उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब ये देखो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा पर निर्भर कर रही है, अनैच्छिक क्रिया है वो अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। और जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो भी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन वो क्या होती है? अचानक से हो जाती है, जिसके लिए अपन को सोचने समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधा। जैसे कि अपने आग के ऊपर हाथ गया, तुरंत ही अपन बिना सोचे समझे उसको हटा लेते हैं। अब गाड़ी के आगे खड़े हो गए हम, जैसे ही गाड़ी अचानक से आके कोई पीछे से गाड़ी अपन को दिखे तो तुरंत अपन हट जाते हैं। तो वो उसमें सोचते तो है, लेकिन बिना सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, बिना सोचे समझे अचानक ही। जैसे कि हमने आंख में फूंक मारे, अचानक अपने के आंखें बंद हो जाती है। ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है, अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पास आप जैसे उसके आंख में टॉर्च करोगे वो उसकी पलकें अपने आप बंद हो जाती है। तो ये सारे क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया, जो अचानक से ऐसा ही हो जाती है, जिसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये देखो, ये तो है अपने मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, लेकिन ये किसके द्वारा? अपने मेरु रज्जु या जो अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस मेरु रज्जु के जो उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनको करने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता चाहिए अपन को, बहुत ही जल्द हो। अचानक नहीं हुई तो अपन क्या कर सकते हैं? उससे खतरा हो सकता है अपने शरीर को। तो ये जितनी जल्दी हो सके उसके लिए अपन को मेरु रज्जु की सहायता से ये नियंत्रित की जाती है। अब जैसे मस्तिष्क हमारा जो नर्वस सिस्टम है और ये मेरु रज्जु यहाँ पर होती है, और यहाँ से सिग्नल जो मेरु रज्जु तक तुरंत पहुँच जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को अपन हटा लेते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं की आवश्यकता क्यों हुई? कि कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तुओं को छूने पर, पैनी वस्तुओं के छूने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुँच सकती है। यहाँ अनुक्रियाएं
यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है, जो कि जल्दी हो जाती है। अगर मस्तिष्क को करता तो उसके लिए थोड़ा सा समय ले लेता, बहुत ही सेकंडों में समय ले लेता, लेकिन मेरु रज्जु उसको तुरंत कर देती है। इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होती है? नियंत्रित अपने मेरु रज्जु के द्वारा होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका व पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो नियंत्रण और समन्वय है वो किसके द्वारा? कि एक तो तंत्रिका और साथ में पेशी ऊतक, ये आपस में मिलकर प्रदान करते हैं। साथ साथ में इस अपना जो अंतःस्रावी तंत्र है वो भी इसमें सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या होते हैं कि इसकी एकलक इकाई होती है अपने न्यूरॉन्स। ये बहुत सारे न्यूरॉन्स अपने शरीर में पूरे फैले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? पूरे अपने शरीर में इस प्रकार का जाल बना देते हैं। अब जैसे मैंने किसी वस्तु को यहाँ से पकड़ा है, टच किया यहाँ से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, तो ये सीधा सिग्नल के माध्यम से अपने काप विद्युत सिग्नल के रूप में न्यूरॉन्स क्या करेंगे? मस्तिष्क को उसको पहुंचाएंगे, फिर मस्तिष्क उनके प्रति क्रिया करेगा। अब है ग्राही। अब हमारे पास ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5। बाहर के वातावरण के प्रति हमारे शरीर को सचेत कौन करता है? इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? बाहर की जो सूचनाओं को अपने शरीर के अंदर भेजते हैं। जैसे कि सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय है कान। कान क्या काम करता है कि बाहर से जो अपन आवाज वगैरह सुनते हैं, सुनने का काम करता है। जो उसके बाद आंख क्या करेगा? जो दृश्य सिग्नल है उनको देखेगा, देखने का काम। त्वचा है, गर्म व ठंडी वस्तु का अनुभव किसके माध्यम से हो जाएगा? अपन को त्वचा के माध्यम से हो जाएगा। उसके बाद है नाक, गंध का पता लगाएगा, और जीभ है स्वाद का पता लगाने के लिए। तो ये सब सभी जो आपस में मिल जाती है तो ये क्या कहलाता है? ग्राही अंग। ग्राही का मतलब जो ग्रहण कर रहे हैं सूचनाओं को, जो ग्रहण करने वाले अपने अंग है वो क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं। किसी भी सूचना, जैसे कोई भी वस्तु गर्म या ठंडी, हम किसी से टच करेंगे तभी अपन को पता चलेगा। साउंड है वो ज्यादा है या कम है तो उसको अपन कानों के माध्यम से सुनेंगे। तो जो क्या, जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राही अंग कहलाते हैं। अब ये देखो कि ये यहाँ पर क्या है कि एक गर्म जो प्याला है उसके अंदर क्या है? गर्म पानी भरा हुआ है। जैसे ही किसी अपने हाथ यहाँ पर रखा तो ये हाथ की त्वचा है वो क्या हो जाएगी? ग्राही अंग। और इस ग्राही अंग में क्या होगी कि अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सिग्नल किसको जाएगा? मेरु रज्जु को जाएगा, और मेरु रज्जु को देंगे या मस्तिष्क को देंगे। उसके बाद क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी, और वो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से अपन क्या करेंगे? ये हमारा जो मेरु रज्जु सिग्नल देगी हाथ को हटाने का, और अपन हाथ हटा देंगे। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से क्या करेगी? अपनी पेशियां वर्क करेगी। अब प्रतिवर्ती क्रिया को किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती चाप क्या? पूरा एक सर्कल है। जैसे हम किसी वस्तु को टच करेंगे, गर्म वस्तु को टच किया, उसके बाद कुछ तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन्स, वो सिग्नल लेके जाएगी। किसको सिग्नल देगी? मस्तिष्क या मेरु रज्जु को। वहां से वापस प्रेरक कोशिका जो प्रेरित करेंगे अपनी मांसपेशी को, वो देगी सिग्नल किसको? अपनी उस पेशी को या मांसपेशी को कि हाथ हटा ले। अब वो पेशी क्या कार्य करेगी और उसके बाद अपना हाथ हटा देंगे। तो ये सर्कल जो पूरा होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। या प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर गमन करते हैं उसे क्या करते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब सबसे पहले जैसे उद्दीपन या गर्म वस्तु है तो वो क्या कहलाएगी? उद्दीपन। किसी भी वस्तु को देखकर जो अनुक्रिया अपन करेंगे वही क्या कहलाती है? उद्दीपन। तो गर्मी क्या है? उद्दीपन। उसके बाद हमने उसका सिग्नल किसको मिला कि वस्तु गर्म है? अपने ग्राही अंग क्या? हाथ को। तो ग्राही अंग को ये सूचना मिल गई। ग्राही अंग ने सूचना किसको दी? मेरु रज्जु को। किसको दी? मेरु रज्जु को। और ये मेरु रज्जु सूचना किसको देगी? अंग या पेशी को। और वो अंग पेशी क्या करेंगी? हाथ को पीछे हटा देगी। अब ये जो ग्राही अंग से लेके मेरु रज्जु या मस्तिष्क का जो सूचना भेज रही है वो तो क्या कहलाएगी? संवेदी तंत्रिका। और ये मेरु रज्जु या मस्तिष्क अंग पेशी को काम करने के लिए बोलेगी, वो किस तंत्रिकाओं के द्वारा भेजेगी? प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से सिग्नल किसको देगी? अंग या पेशी को देंगी। तो ये देखो सबसे पहले गर्म पानी है, गर्म पानी को टच किया, त्वचा के संवेदी अंग से ये संवेदी तंत्रिका सिग्नल किसको दे देगी? मेरु रज्जु या मस्तिष्क को। उसके बाद प्रेरक तंत्रिका काम करेगी और पेशी ऊतक को
बोलेगी कि अपना हाथ हटा दे, तो ये सीधा अपना हाथ हटा देगा। तो ये क्या होगी, पूरी प्रतिवर्ती क्रिया का एक छाप बन जाएगा। तो प्रतिवर्ती छाप क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो अपने ग्राही अंग से लेकर जो मस्तिष्क के कार्य करने का पूरा जो पथ है वही क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती छाप। उसमें सबसे पहले कौन होता है, उद्दीपन, गर्म या गर्म वस्तु, वहां से उसको टच कौन करेगा, अपना जो ग्राही अंग या त्वचा है। फिर ग्राही अंग से संवेदी तंत्रिका होगी, वो क्या करेगी, सिग्नल किसको देगी, मस्तिष्क या मेरुरज्जु को देगी। अब मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से अंग या पेशी तक सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा, हाथ को पीछे हटा देगा या अनुक्रिया करेगा। और ये पूरा जो छाप है वो क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती छाप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अपनी जो तंत्रिका कोशिका, ये जो सिग्नल यहाँ से पूरे जा रहे हैं, ये किसके माध्यम से जा रहा है, अपना जो तंत्रिका तंत्र का एक छोटा सा अंग है जिसका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। पूरा तंत्रिका जो अपना तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स से बना हुआ है। अब ये जो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, मतलब पूरे अपने जो तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण किसके हुआ है, तंत्रिका कोशिका से। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका कोशिका क्या है कि अपने जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका है। अब तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन्स के भाग, अब ये जो इतना भाग है, इतना तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका, इसके बीच में क्या है, केंद्र। ये जो इतना भाग है वो क्या कहलाएगा, कोशिका काय। और ये जो इतना भाग है पूरा, ये क्या कहलाएगा, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहलाएगा, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहलाएगा। और ये जो है इसके ऊपर ये धागेनुमा संरचना होती है, बालनुमा संरचना, इनको क्या बोलते हैं, द्रुमिका या डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो पीछे वाला अंतिम भाग है, ये जो पीछे वाले सिरे, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ये पूरी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। और इसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस प्रकार से इस रचना बना लेनी है। अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा कैसा बने, आप उसको किसी भी प्रकार से ऐसे धागेनुमा संरचना अपन को बनानी है। ये क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स हो जाएंगे। और ये डेंड्राइट्स आगे जाके किससे जुड़ेंगे, तंत्रिकाक्ष। ये भी पूरे एक कोशिका की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, ये जब आप आगे वाली कक्षाओं में जाएंगे तभी होगा। अब ये जो सिग्नल है वो सिग्नल कैसे प्राप्त करती है वो अपन आगे समझाते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि हमने किसी वस्तु को यहाँ से टच किया तो वो सिग्नल किसको मिला, अपने त्वचा की जो तंत्रिका कोशिकाएं थी उनको। अब ऐसे पूरा जाल अपने शरीर में बना हुआ है। तो ये जो सूचना स्टार्टिंग में यहाँ पर ग्रहण की, वो किसने यहाँ पर ग्रहण की, डेंड्राइट्स ने ग्रहण किया, द्रुमिकाक्ष ने ग्रहण की। और ये डेंड्राइट्स हैं जो सूचना है उनको किसके रूप में ग्रहण करते हैं, रासायनिक आवेग के रूप में। और ये सूचना जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो विद्युत आवेग में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत आवेग में। मतलब एक प्रकार से सिग्नल कैसे चलता है उसी प्रकार यहाँ पर रासायनिक आवेग के रूप में सूचनाओं को ग्रहण किया, फिर ग्रहण करते किसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे, विद्युत आवेग में ग्रहण हो जाएंगे। और ये यहाँ से आवेग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अंतिम सिरे तक आएंगे। अब ये जो एक तंत्रिका कोशिका में तो ये सूचना चलेगी, अब एक से दूसरे में यहाँ पर पूरे अपने क्या है, लाखों न्यूरॉन से एक से कनेक्ट होकर आगे से आगे ये सूचना आगे कैसे जाएगी। तो ये पहली एक ऐसी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, उसके पीछे के पीछे एक ऐसी तंत्रिका कोशिका आपके पास में जुड़ी हुई होती है। अब इस दोनों के बीच में यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, बल्कि ये खाली सा रिक्त स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स नोड। और इस यहाँ पर आवेग होते हैं वो वापस रासायनिक आवेग के रूप में आ जाते हैं और वापस इसको कौन ग्रहण करेंगे, यहाँ से डेंड्राइट्स ग्रहण करेंगे, वापस यहाँ से भेजेंगे और ऐसा कैसा चक्र है वो पूरा चलता जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि एक तंत्रिका दूसरी कोशिका तंत्रिका को और ये तीसरी तंत्रिका में आगे से आगे सिग्नल बढ़ते जाएंगे और अपने मस्तिष्क या मेरुरज्जु को सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब है मानव तंत्रिका तंत्र। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मानव तंत्रिका तंत्र है, उसमें बहुत सारी चीजें जैसे अपना मस्तिष्क है, तंत्रिका है। तो मुख्य तो जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसको दो भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो अपने सेंटर में, अपने बॉडी के जो सेंटर पार्ट में, जैसे ये मस्तिष्क आ गया और पीछे की तरफ मेरुरज्जु, ये क्या है सेंटर में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो अपने क्या है पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे ये व्रत होता है, व्रत में क्या होता है, एक होता है सेंटर और एक होती है परिधि। उसी प्रकार से हमारे जो बीचों बीच वाले भाग में वो तो होता है अपना मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसमें शामिल होता है, वो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है कि एक तो आता है मस्तिष्क और एक आता है मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क अपना जो ब्रेन और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ये मस्तिष्क है उसको आगे जाके हम 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और ये जो अग्र मस्तिष्क है इसका एक भाग होता है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क है उसको आगे जाके हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। तो अपने जो केंद्रीय और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा, सारी तंत्रिका कोशिका आपस का जो जाल होता है वही क्या कहलाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें एक तो कपाल तंत्रिका, अपनी जो कपाल वाली अपने जो ये मस्तिष्क से कपाल वाला इसमें जो तंत्रिका होती है वो क्या कहलाएगी, कपाल तंत्रिका है। और मेरु तंत्रिका जो अपने मेरुरज्जु से निकलती है वो मेरुरज्जु तंत्रिका कहलाती है। तो परिधीय में कौन कौन जाएगी, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर मस्तिष्क को आगे जाके हम कितने भागों में पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ेंगे, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अब जब इनको बारी बारी से पढ़ लेंगे तो हमारा जो मानव तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले आप देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपना जो ब्रेन आता है, इस ब्रेन को हम देखते हैं। अब हमारा जो मस्तिष्क है ये किस प्रकार की संरचना होती है, ये इस प्रकार की संरचना। ये है पश्च मस्तिष्क का भाग, ये पूरा ये क्या है अपना पश्च मस्तिष्क। और ये से यहाँ तक वाला भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क। ये वाला भाग है पूरा ये अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और हमारा जो मस्तिष्क है वो कितने 2 गोलार्धों में बटा हुआ, कितने गोलार्धों में, 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ये 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। ये एक गोलार्ध ये हो गया और एक गोलार्ध ये हो गया। इस दोनों के बीच में कार्डियक खांच होती है। जब ये दोनों मस्तिष्क का अपनी जो इस साइड वाला भाग और एक इस साइड वाला भाग। और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा जो दाएं वाला भाग है मस्तिष्क का वो तो अपने बाएं भाग का नियंत्रित करता है, और जो दाएं वाला भाग है वो अपने बाएं वाले भाग को नियंत्रित करता है। दोनों अपोजिट भाग वाले भाग को नियंत्रित करते हैं। ये जैसे मस्तिष्क का ये मध्य मस्तिष्क वाला, ये पश्च मस्तिष्क वाला हो जाएगा। मस्तिष्क के भाग को हटाएंगे तो अंदर से इस प्रकार की संरचना निकलेगी। और इसमें बहुत सारी ग्रंथि अपनी जो पिट्यूट ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ये सारे कहाँ पर जब पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर ही होती है। पश्च मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस वगैरह होते हैं। और पश्च मस्तिष्क का ये जो स्टार्टिंग वाला भाग है, ये इसी भाग से क्या होता है, मेरुरज्जु का कनेक्शन होता है। और उस भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब उसके बाद है ये मेरुरज्जु। मेरुरज्जु किस प्रकार से दिखाई देते हैं हम देखेंगे यहाँ पर। ये मेरुरज्जु देखो यहाँ से मस्तिष्क से सीधी कनेक्ट होके ये मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु से ये जो हड्डियाँ होती है वो नहीं, ये मेरुरज्जु तंत्रिका ये होती है, अंदर की तरफ होती है। ये मेरुरज्जु यहाँ पर मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ये देखो ये मस्तिष्क का यहाँ से इसका कनेक्शन है पूरा। ऊपर की तरफ से ऐसे देखेंगे तो इस अंदर की तरफ धसी हुई है पूरी यहाँ तक। ये देखो यहाँ पर ये मस्तिष्क से यहाँ का मेरुरज्जु का दोनों का कनेक्शन होता है।
अब है सबसे पहले मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है वो अग्र मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। हमने पढ़ा था कि अपनी सारी ऐच्छिक क्रियाएं जो अपन सोच सोच के करते हैं वो किसके माध्यम से संपन्न होती है, मस्तिष्क के आगे वाले भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही संपन्न होती है, क्योंकि वहां पर कौन पाया जाता है, प्रमस्तिष्क पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है, अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल व विशिष्ट भाग होता है, यह प्रमस्तिष्क कहलाता है। अब इसके कार्य क्या है, मस्तिष्क का मुख्य काम सोचने वाला भाग कौन है, ये, इसीलिए तो सारी ऐच्छिक क्रिया है वो किसके माध्यम से हो रही है, अपने अग्र मस्तिष्क के द्वारा। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखने का काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका क्या करना, समायोजन करना। अब भूख लगने से संबंधित अपन को भूख लगे वो सारे केंद्र कहाँ पर होते हैं, अपने अग्र मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। अब उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, अपनी अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित कर रहा था, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों आपस में मिलकर कर रहे थे, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया भी मध्य मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के द्वारा संपन्न होते हैं। अब है पश्च मस्तिष्क, इसके कितने भाग है, 3। सबसे पहला है अनुमस्तिष्क, उसके बाद है मेडुला और पोन्स। जो अनुमस्तिष्क है वो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध, उदाहरण पेन को उठाना। जो अनुमस्तिष्क है वो क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया भी कुछ करता है। अब शरीर में अपने पूरा क्या करता है, संतुलन स्थापित करे रखता है। फिर है मेडुला, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे कि अपने हाई ब्लड प्रेशर, वमन या उल्टी, ये क्या होती है, अब उल्टी अपन छा के थोड़ी करते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया, ये सारे कौन किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेडुला के द्वारा। और पोन्स है वो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का भी नियंत्रण करता है। अब है मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा। अब जो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु है इनकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है, तो हमने जो ब्रेन का चित्र देखा उसके ऊपर क्या था, पूरी एक जो द्रवनुमा संरचना भरी हुई थी और उसके ऊपर क्या है, कपाल का पूरा हुआ खोल बना हुआ है। और अपने जो मेरुरज्जु देखी तो उसके चारों तरफ भी क्या होती है, हड्डियां होती है और उसके बीच में भी क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के द्वारा की जाती है। अब है तंत्रिका उत्तक तथा पेशी उत्तक। अब तंत्रिका उत्तक क्या कर रही है, सिग्नल को लेके भेज रही है, लेकिन जब ये हाथ है, हाथ की जो पेशियां वो काम कैसे करेगी, हाथ की पेशियां काम करेगी तभी तो क्या होगा, कार्य होगा, वरना हाथ की पेशियां काम नहीं करेगी। तंत्रिका ने सिग्नल दे दिया लेकिन ये अपनी जो अंदर की पेशी कोशिका है वो काम नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, जैसे इसको सिग्नल मिलता है, जो अपनी मांसपेशियां होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन समायोजित हो जाता है और उस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले कौन है, सूचना कौन देगी, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, तो ये क्या देगी, सूचना, और उस सूचना को लेके कौन जाएगी, संवेदी तंत्रिका, संवेदना को जो ग्रहण करती है वो संवेदी तंत्रिका। ये सूचना किसको देगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दे देगी, मस्तिष्क को देगी या मेरुरज्जु को। वहां से सूचना प्राप्त होगी, उसको संशोधित करेंगे, आज सूचना में क्या काम करना है, करने के बाद उसका निर्णय और उसके बाद क्या होगी, अनुक्रिया उत्पन्न होगी। और ये अनुक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं जो कार्य करने के लिए प्रेरित करे, इन प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा किसको मिलेगी, पेशी उत्तक को मिलेगी। और पेशी उत्तक क्या करेंगे, अपने अंदर के जो प्रोटीन है उनको क्या करेंगे, पूरा समायोजित करेंगे, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, पेशियों में संकुचन की क्रिया होगी और क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा या अनुक्रिया हो जाएगी। अब है विद्युत संकेत, जो अपने तंत्रिका होती है, तो न्यूरॉन्स पढ़ा आपने, उसमें वहां पर क्या सूचना किस मुख्यतः किसके रूप में जा रही है, विद्युत संकेतों के रूप में जा रही है। तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमा क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, तो विद्युत सिग्नल केवल उन कोशिकाओं तक ही पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। अब जो तंत्रिका तंत्र से जो कोशिकाएं नहीं जुड़ी है उसमें वहां पर विद्युत सिग्नल कैसे मिलेंगे, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिकाएं नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी क्रिया विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है तो वो कैसे काम करेंगे, तो उसमें रसायनों के द्वारा क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो अपन विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल जा रहे हैं तो इसकी क्या है, लिमिटेशन। इसीलिए क्या, इस लिमिटेशन को पूरा कौन करेगा, जो रासायनिक आवेग उत्पन्न होगी, जो रासायनिक संकेत होंगे, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से क्या होगा कि विद्युत जो सिग्नल है उनकी सीमाएं को दूर किया जाएगा। तो रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ। अब जैसे जो रासायनिक संचरण हो रहा था, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में भी क्या हो रहा था, रासायनिक संचरण हो रहा था। रासायनिक आवेग सबसे पहले किसके रूप में, रासायनिक आवेग के रूप में, फिर विद्युत आवेग के रूप में जा रहे हैं। तो जो दो न्यूरॉन्स उनके बीच में तो क्या, जो न्यूरो इनहेबिटेट्स उनको बोलते हैं।
अब इसके बाद है पौधों में समन्वय, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।